Hello, good morning, students. Today we are discuss about the subject pharmacology, and the subject pharmacology. The topic name are drugs used in diarrhea. Drugs used in diarrhea. मीन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज, ऐसी मेडिकेशंस, या अपन बोल सकते हैं कि ऐसी दवाई जो डायरिया की कंडीशन, अपन ने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्या स्टडीफाई किया था कि ड्रग्स यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, की स्टूल है वो टाइट हो गया, स्टूल है वो टाइटनेस प्रेजेंट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बाहर की तरफ एक्सक्रिएट नहीं हो पा रहा है, और एक्सक्रिएट नहीं हो पाने की वजह से क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन अराइज हो गई। तो उसके लिए अपन ने जितनी भी जो मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, परगेटिव्स, लेक्जेटिव्स, ये सभी ड्रग्स अपन ने पढ़ी थी, जिसके थ्रू अपन जो भी स्टूल है उसको सॉफ्ट करके अपन उसको इजीली पास आउट कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है उससे रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। आज अपन स्टडी कर रहे हैं ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया की फ्रीक्वेंटली पासेज ऑफ लिक्विड स्टूल, जिसमें क्या होता है कि जो भी स्टूल है वो क्या होता है, बार बार पास आउट होता है, एक्सक्रिएट होता है। तो इससे अपन क्या बोल रहे हैं, डायरिया की कंडीशन, कि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में से बोल सकते हैं दस्त लग जाना। तो उसके लिए जितनी भी जो मेडिकेशन, जितनी भी जो ड्रग्स अपन यूज़ लेते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया की, डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिकेशन अपन काम में ली जा रही है, जो भी मेडिकेशन अपन यूज़ लेते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया। तो अब अपन पढ़ते हैं ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया के अंदर, these are used to decrease the peristaltic movement of GIT, and they will also increase the water release from water reabsorption of the GIT। कि ये जो ड्रग्स है जो अपन डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, इन ड्रग्स का, इन मेडिकेशन का, इन केमिकल सब्सटेंसेज का क्या वर्क होता है। तो दीज आर यूज टू डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या करते हैं कि ये जो ड्रग्स है वो बॉडी में जैसे इंटर होने के बाद जो कॉन्स्टिपेशन के अंदर अपन ड्रग यूज ले रहे थे वो क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनको इंक्रीज कर रहे थे। और ये क्या कर रहा है, डायरिया के लिए जो ड्रग्स यूज ले रहे हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है। ये चीज़ नोटिस करने लायक है, नोट करना है इसको, कि जो भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज में ली जा रही थी वो क्या कर रहे थे कि इंक्रीज कर रहे थे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और जो भी वाटर है उसको क्या कर रहे थे, उसकी अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहे थे। और इसके अंदर दोनों ही चीज़ जस्ट अपोजिट होती है, कि ये जो ड्रग्स है, ये जो मेडिकेशन है जो डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ में ली जा रही है, ये ड्रग्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देती है, और जो वाटर रीअब्जॉर्बेशन है जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो वाटर का रीअब्जॉर्बेशन है उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर देती है। जिससे क्या है कि जो भी एक्सेसिवली जो वाटर फॉर्म के अंदर स्टूल पास आउट हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जीआईटी के अंदर, तो क्या होगा, स्टूल टाइट होगा, स्टूल की टाइटनेस प्रेजेंट हो जाएगी, जिससे डायरिया की कंडीशन से रिलीफ प्रोवाइड होगा। तो ये क्या है, ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इट विल लीड टू हार्डनेस ऑफ फिकल मटेरियल। जिससे क्या हुआ कि ये जो डायरिया की ड्रग्स अपन ने प्रोवाइड की, जिससे जो भी ये ड्रग्स है वो सीधा इफेक्ट कहाँ डालेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज किया। फिर जो भी वाटर रीअब्जॉर्बेशन मीन्स वाटर को अवशोषित करने की जो पैटर्न है उसको क्या कर देता है, ये रीअब्जॉर्ब कर देता है वाटर को, जिससे इट विल लीड टू हार्डनेस ऑफ फिकल मटेरियल। जिससे जो भी फिकल मटेरियल है, जो भी स्टूल जो कंटेंट्स है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब अपन देखते हैं दीज ड्रग्स इंक्लूड, कि ये जो ड्रग्स है, डायरिया की जो ड्रग्स है उसके अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन, ओपियोइड ड्रग्स। फर्स्ट वन ड्रग्स कौन सी है, ओपियोइड ड्रग्स। दीज आर यूज टू डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो ओपियोइड जो ड्रग्स है उनका वर्क क्या है, दीज आर यूज टू द
डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब अपन देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स यूज ली जाती है ओपियोइड ड्रग्स के अंदर। ओपियोइड ड्रग्स के अंदर अपन कौन कौन से ड्रग्स है जो केमिकल सब्सटेंसेज है जो उनको अपन यूज में ले रहे हैं। फर्स्ट वन कोडीन फॉस्फेट। ओपियोइड ड्रग्स के अंदर फर्स्ट वन कोडीन फॉस्फेट, जिसकी जो डोज अपन कितनी प्रोवाइड करते हैं 30 to 60 mg 3 to 4 टाइम्स पर डे ओरली। कितनी डोज प्रोवाइड कर रहे हैं 30 से 60 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम पर डे ओरली, 3 से 4 बार दिन में ओरल रूट के थ्रू अपन ये जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं। ओपियम और मॉर्फिन कैन आल्सो बी यूज्ड। इसके अलावा कोडीन फास्फेट के अलावा अपन इस ओपियोइड ड्रग्स के अंदर ओपियम और मॉर्फिन भी यूज कर सकते हैं। अब ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया के अंदर फर्स्ट वन अपन ने देखा ओपियोइड ड्रग्स। सेकेंड वन ड्रग्स जो है वो अपन देखते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसका भी वर्क क्या है दे ड्रग डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ जीआईटी। कि ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या कर रहे हैं कि जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देते हैं और सिक्रेशन ऑफ जीआईटी की, जीआईटी के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो भी सिक्रेशन हो रहा है उस सिक्रेशन को क्या कर देते हैं डिक्रीज कर देते हैं, जिससे जो फिकल मटेरियल है जो फिशेज है वो क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है और हार्ड होने की वजह से जो डायरिया की कंडीशन है उससे रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है। तो दीज ड्रग्स डिक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सिक्रेशन ऑफ जीआईटी, कि ये जो ड्रग्स है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देती है, प्लस जो जीआईटी का जो सिक्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट का जो सिक्रेशन है ऑल ओवर जो सिक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देती है। एंटी कोलिनर्जी के अंदर अपन कौन सी ड्रग यूज में ले रहे हैं फर्स्ट वन एट्रोपिन सल्फेट। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है एंटी कोलिनर्जी के अंदर एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट वन डाइफेन ऑक्जिलेट। सेकेंड वन जो एंटीकोलिनर्जी के अंदर जो ड्रग्स यूज ली जा रही है डाइफेन ऑक्जिलेट यूज्ड गिवन विच एट्रोपिन इन टैबलेट फॉर्म, की अगर टैबलेट फॉर्म के अंदर अगर अपन ने एट्रोपिन प्रोवाइड किए तो ये जो डाइफेन ऑक्जिलेट जो ड्रग्स है वो अपन यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन लोपेरामाइड। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है लोपेरामाइड, जिसकी डोज कितनी प्रोवाइड करें 2 to 4 mg TDS ओरली, कि 2 से 4 मिलीग्राम अपन इसको दिन में 3 बार प्रोवाइड कर सकते हैं। TDS मीन्स 3 टाइम्स इन ए डे। इट इज़ आल्सो एन ओपियोइड्स ड्रग्स, और ये क्या है एक प्रकार की ओपियोइड ड्रग्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। दीज ऑल द ड्रग्स प्रोवाइड ओनली द सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड नॉट क्योर द कॉज, कि ये क्या करती है जितनी भी जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो क्या करती है सिर्फ एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, जो भी डायरिया की कंडीशन हो रही है उससे सिर्फ अपने को कंफर्ट फील करवाती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है, कंप्लीटली उसको ट्रीट नहीं करती है। ये जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो जो डायरिया की कंडीशन के लिए अपन यूज़ में ले रहे हैं तो उसमें ये अपना सिम्टोमेटिक जो इफेक्ट है वो ही प्रेजेंट कर पाती है, सिर्फ उससे रिलीफ प्रोवाइड करती है, ना कि कंप्लीटली क्योर करती है, ये बात ध्यान रखना। सो दीज शुड बी यूज्ड ओनली द नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, इसीलिए इसको ये जो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इसको अपन नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के अंदर ही यूज ले सकते हैं। नॉन इन्फेक्टिव डायरिया मीन्स कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्टेड, तो जो भी डायरिया की कंडीशन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन प्रेजेंट ना हो, उसी कंडीशन के अंदर अपन इस ड्रग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज शुड बी यूज्ड ओनली द नॉन इन्फेक्टिव डायरिया, की जो भी नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ही अपन इसको यूज में लेते हैं। सो फॉर द इन्फेक्टिव डायरिया एंटी माइक्रोबियल विल बी यूज्ड एज पर इन्फेक्शन एंड आल्सो द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स, कि अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्टिव डायरिया अगर प्रेजेंट है, संक्रमित जो डायरिया की जो कंडीशन है वो अगर प्रेजेंट है तो अपन उसको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आप लोगों ने पहले पढ़ी है।
एंड आल्सो द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स, और इसके अलावा जो भी फ्लूइड थेरेपी है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स जो थेरेपी है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स पढ़ते हैं डायरिया के बाद, ड्रग्स ऑफ इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। कि एंटी इमेटिक्स ड्रग्स जो है वो क्या होती है? स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर कोज द वॉमिटिंग और एमेसिस। कि ये जो एंटी इमेटिक जो ड्रग्स है वो क्या है? वोमिटिक सेंटर है उसको स्टिमुलेट करती है, जो भी वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट कर रही है। कोज द वोमिटिंग और एमेसिस, जिससे जो भी एमेसिस है या वोमिटिंग की जो कंडीशन अराइज हुई है उसको क्योर करने के लिए। वोमिटिंग इज एन एंड रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन इन्वॉल्विंग अपर जीआईटी। कि वोमिटिंग क्या है? एक प्रकार का एंड रिजल्ट, यानी आखिरी जो परिणाम है वो क्या है? वोमिटिंग। और ये कहाँ से किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है? अपर जीआईटी। अपर जीआईटी मीन्स ईसोफेगस का जो पार्ट है उसको ये इन्वॉल्व करता है, ताकि जो भी अपन ने जो मटेरियल अपन ने इंटेक किया है, फ्लूइड इंटेक किया है, वाटर इंटेक किया है, या किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपन ने इंटेक किया है, वो वापस रिटर्न हो जाना, बैकवर्ड की तरफ वापस फ्लो हो जाना, क्या कहलाता है? वोमिटिंग। एंड द मसल्स ऑफ एब्डोमिन एंड थोरेक्स रिजल्टिंग इन द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टोमक। कि वोमिटिंग क्या है? एक प्रकार का एंड रिजल्ट है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ये किसको इन्वॉल्व करता है? अपर जीआईटी। जो भी जीआईटी है उसका ऊपर का जो पार्ट है, इसोफेगस से रिलेटेड जो पार्ट है, प्लस मसल्स ऑफ एब्डोमिन, जो भी एब्डोमिनल जो मसल्स है, एंड थोरेक्स रिजल्टिंग इन द फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टोमक। और जो थोरेक्स का जो पार्ट है वो क्या करता है? ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिससे जो भी स्टोमक का जो कंटेंट है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो हो जाता है। वोमिटिंग सेंटर कैन बी स्टिमुलेटेड बाय द मेनी फैक्टर, दीज फैक्टर आर एज फॉलोज। और ये जो वोमिटिंग फैक्टर है, वोमिटिंग जो सेंटर है, वो कई कारणों की वजह से स्टिमुलेट हो सकता है। ये जो वोमिटिंग की जो कंडीशन है उसके कई कारण अराइज हो सकते हैं। उन फैक्टर को अपन देखते हैं कि किसी भी प्रकार की ड्रग्स अपन ने यूज में ली है, साइटोटॉक्सिक, एस्ट्रोजन्स, लेब्रिथी, हायर सेंटर ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, ये सभी क्या है? जो ब्रेन है उस पर इफेक्ट करती है, और ब्रेन सीधा मैसेज किसको कर रहा है? स्टोमक को। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि नोजिया वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो अराइज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि एमेटिक्स जो अपन वर्ड यूज में ले रहे हैं, उस एमेटिक्स के अंदर अपन कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करते हैं। दीज आर द ड्रग्स यूज फॉर द इंक्लूड द वोमिटिंग। कि ये जो ड्रग्स है, एंटीमेटिक्स जो ड्रग्स है, वोमिटिंग की जो कंडीशन है उसको क्योर करने के लिए अपन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ए डेज दीज आर रेयरली यूज्ड, आज के टाइम में इसको कम यूज लिया जाता है। दीज आर यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। और ये किस केस में अंदर अपन यूज में ले रहे हैं? एंटीमेटिक्स जो ड्रग्स है वो अगर किसी भी प्रकार का स्टोमक से रिलेटेड अगर पॉइजनिंग सब्सटेंसेज अंदर इनहेल हो गया है, किसी भी प्रकार का जो पॉइजनिंग जो मटेरियल है वो अगर पेशेंट या पर्सन ने इंक्लूड अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लिया है या इंटेक कर लिया है, तो उस पॉइजनिंग कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उस पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? इमेटिक्स जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन अपन जो ड्रग्स देख रहे हैं, एपोमॉर्फिन। इट्स मेन एक्शन इज टू स्टिमुलेट द डोपामिन रिसेप्टर एट द CTZ मीन्स कीमो ट्रिगर जोन। CTZ का फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कीमो ट्रिगर जोन। इट्स मेन एक्शन इज टू स्टिमुलेट द डोपामिन रिसेप्टर एट द CTZ। कि इसका जो मेन एक्शन है, इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? कि जो डोपामिन रिसेप्टर है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है, डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, जिससे क्या है जो CTZ है वो स्टिमुलेट होगा। इट विल लीड्स टू द वोमिटिंग। जो क्या वर्क करता है, जो वोमिटिंग की कंडीशन है उसको लीड करवा देता है, वोमिटिंग की जो कंडीशन है उसको अराइज कर देता है। अपन ने जस्ट ऊपर पढ़ा है कि जो भी इमेटिक्स ड्रग्स है वो क्यों प्रोवाइड की जा रही है?
कि रेयरली ही इसको यूज़ लिया जा रहा है और तब यूज़ लिया जा रहा है कि अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार की पॉइजनिंग हो गई है या बॉडी के अंदर किसी प्रकार का पॉइजनिंग सब्सटेंस है वो इंटेक कर लिया गया है। तो उस पॉइजनिंग सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए ये जो ड्रग्स है वो क्या करती है, वोमिटिंग है उसको इंक्रीज कर देती है, और वोमिटिंग को इंक्रीज करेगी तो जो पॉइजनिंग सब्सटेंस स्टोमक के अंदर अगर इंटेक हुआ है तो वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो हो जाएगा और बॉडी है वो कंफर्ट जोन में वापस रिहेबिलिटेट हो जाएगी। इट विल लीड्स टू द वोमिटिंग, जिससे ये क्या कर रहा है कि डोपामिन रिसेप्टर उसको स्टिमुलेट करेगा एट द CTZ कीमो ट्रिगर जोन के ऊपर, जिससे ये वोमिटिंग उसको लीड कर देगा। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉर्फिन, और ये किससे रिलेटेड है, मॉर्फिन से रिलेटेड, बट इट हैव नो एनाल्जेसिक इफेक्ट, बट इसका किसी भी प्रकार का एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। डोज अपन देखते हैं इसकी कितनी प्रोवाइड करते हैं, 6 mg IV/SC, मीन्स अपन इसको 6 मिलीग्राम IV इंट्रावेनसली रूट से या सबक्यूटेनियस रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एपोमॉर्फिन के बाद सेकंड वन जो इमेटिक्स ड्रग्स है उसको अपन स्टडीफाई करते हैं। आइपेकेकुनहा इट हैव 2 एक्शन, इसके क्या है, 2 प्रकार के एक्शन है। फर्स्ट वन टू स्टिमुलेट द CTZ, कि ये जो कीमो ट्रिगर जो जोन है उसको स्टिमुलेट करता है, एंड टू इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इरिटेट करेगा, जिससे क्या है गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी तो स्टोमक की जितनी भी जो वाल है वो क्या करेगी, उसको एक्सेसिवली कॉन्स्ट्रक्शन अराइज करेगी, और एक्सेसिवली कॉन्स्ट्रक्शन अगर अराइज करेगी तो जो भी उसके अंदर कंटेन है, फॉर एग्जांपल किसी प्रकार का पॉइजनिंग सब्सटेंस है, तो वो क्या होगा, बाहर की तरफ बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो बाहर की तरफ थ्रो आउट हो जाएगा। तो इपेकुनहा की जो 2 वर्क है, 2 मेन एक्शन है वो कौन से हैं, फर्स्ट वन टू स्टिमुलेट द CTZ, कि ये क्या करता है, कीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करता है, और टू इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको इरिटेट कर देता है। इट्स गिवन बाय ओरली इन द सिरप फॉर्म, और ये जो ड्रग्स है वो अपन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ओरल रूट के थ्रू, क्योंकि बिकॉज ये जो ड्रग्स है वो एक सिरप फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब अपन देखते हैं इसकी डोज, कि अगर बच्चों में अगर अपन ये चीज़ अगर प्रोवाइड करते हैं इन्फेंट के अंदर इसकी जो डोज है वो कितनी है, 5 to 10 ml, 5 to 10 ml, और चाइल्ड के अंदर 10 to 15 ml, चाइल्ड के अंदर अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 से 15 मिलीग्राम, और अडल्ट के अंदर अपन इसकी जो डोज है वो प्रोवाइड करते हैं 15 से 30 ml, 15 to 13 ml, मीन्स 15 से 30 मिलीग्राम। और ये जो सभी जो इन्फेंट की डोज है, चाइल्ड की डोज है, अडल्ट की जो डोज है, उन सभी को अपन मिक्सड इन 200 ml वाटर, और ये जो ड्रग्स है वो अपन 200 ml वाटर के साथ मिक्स करके प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसका किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो प्रेजेंट ना हो। वोमिटिंग अकर इन 15 to 30 मिनट, और ये जो डोज है वो इतनी इफेक्टिव है कि जो 15 से 30 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है, 15 to 30 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर जो वोमिटिंग है वो अकर हो जाती है, वोमिटिंग है वो प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन अपन ड्रग्स देखते हैं, इतनी देर अपन ने बात की है इमेटिक ड्रग्स की। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स की। एंटी इमेटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, These are the drugs which present or reduce the nausea and vomiting by depressing the vomiting center in the brain, कि इमेटिक्स ड्रग्स है, ये हमेशा आप याद रखना, इमेटिंग जो ड्रग्स है वो किस लिए काम में ली जाती है, पॉइजनिंग सब्सटेंस को बाहर की तरफ फ्लो कराने के लिए। इसका मीन्स कि जो इमेटिक्स जो ड्रग्स है वो वोमिटिंग को क्रिएट करवाती है, वोमिटिंग करवाती है, और एंटी इमेटिक ड्रग्स कब प्रोवाइड की जाती है कि वोमिटिंग किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को एक्सेसिवली वोमिटिंग की जो कंडीशन अराइज हो रही है उसको रिमूव करने के लिए अपन जो ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं उन ड्रग्स को क्या बोल रहे हैं, एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। These are the drugs which prevent or reduce the nausea and vomiting by the depressing the vomiting center in the brain. ये जो ड्रग्स है, एंटीमेटिक्स जो ड्रग्स है वो क्या करती है, प्रिवेंट और रिड्यूस द नोजिया एंड वोमिटिंग, कि वोमिटिंग की कंडीशन से अपने को प्रिवेंट करती है, वोमिटिंग की जो कंडीशन है उसको इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है, बाय द डिप्रेसिंग द वोमिटिंग सेंटर, और किसके थ्रू, कि जो भी वोमिटिंग सेंटर है उसको डिप्रेस करके इन द ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है उसको डिप्रेस करके जो भी नोजिया या वोमिटिंग की जो कंडीशन अराइज हुई है उसको ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और अपने को वोमिटिंग से प्रिवेंट कर देती है। फर्स्ट वन एंटी एमिटिक ड्रग्स के अंदर अपन फर्स्ट वन जो ड्रग्स वो स्टडीफाई करेंगे। फर्स्ट वन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दीज आर मोस्ट यूजफुल इन द
ट्रेवल सिकनेस, अगर किसी भी पेशेंट को ट्रेवल के दौरान, यात्रा के दौरान, फॉर एग्जांपल किसी भी बस के अंदर या ट्रेन के अंदर सफ़र करते हुए अगर एक्सेसिवली वोमिटिंग की जो कंडीशन अराइज हो रही है, तो उससे अपन ये मेनली एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी जो वोमिटिंग की कंडीशन है वो रिड्यूस हो सके, वोमिटिंग की जो कंडीशन है वो ट्रीट हो सके। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर अपन फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो देखते हैं हायोसिन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? हायोसिन। 200 to 400 म्यूग्राम ओरली और IM रूट के थ्रू भी अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 200 to 4 म्यूग्राम ओरली और इंट्रामस्कुलरली भी अपन हायोसिन की जो ड्रग्स है वो डोज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है हायोसिन के बाद एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर अपन देखते हैं डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन जिसकी जो डोज है वो अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 10 to 20 mg ओरली, 10 से 20 मिलीग्राम ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड वन जो ड्रग्स है वो अपन देखते हैं डोपामीन एंटागोनिस्ट। डोपामीन एंटागोनिस्ट ये क्या है? द पेंटोथायाजिन ग्रुप ऑफ द ड्रग्स इज द मेन डोपामीन एंटागोनिस्ट। ये क्या है? एक प्रकार की डोपामीन एंटागोनिस्ट है। देयर मेन यूज इन द एंटी साइकोटिक बट दे आर आल्सो द पावरफुल एंटीमेटिक्स बिकॉज दे ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ डोपामीन इन द सीटीजेड। कि वैसे ये जो डोपामीन एंटागोनिस्ट है, डोपामीन जो, क्योंकि डोपामीन एंटागोनिस्ट क्या करती है कि डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और इसका जो मेन वर्क है वो क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स के रूप में अपन इसको काम में ली जाती है। पर फिर भी ये क्या है? एक पावरफुल एंटीमेटिक्स कि ये क्या है? एक शक्तिशाली एंटीमेटिक्स भी है जो क्या करती है? वोमिटिंग से प्रिवेंट करती है, वोमिटिंग की कंडीशन को ट्रीट करती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ डोपामीन इन द सीटीजेड, कि जो भी डोपामीन का जो लेवल है वो सीटीजेड कीमो ट्रिगर जोन के अंदर ये ब्लॉक कर देती है। फर्स्ट वन अपन डोपामीन एंटागोनिस्ट के अंदर फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो देखते हैं क्लोरट्रोमाजीन। फर्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? क्लोरट्रोमाजीन। 25 to 50 mg TDS ओरली, जिसकी डोज कितनी है? 25 से 50 मिलीग्राम, दिन में 3 बार अपन ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं क्लोरट्रोमाजीन को। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है डोपामीन एंटागोनिस्ट के अंदर प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन को अपन 25 mg ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं, 25 mg ओरली। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? प्रोक्लोरपेराजीन। प्रोक्लोरपेराजीन, जिसकी जो ड्रग्स है वो अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं? 5 mg TDS ओरली, 5 मिलीग्राम, दिन में 3 बार, TDS 3 टाइम्स इन ए डे ओरल रूट के थ्रू अपन प्रोवाइड करते हैं। और 12.5 mg IV, 12.5 मिलीग्राम IV रूट के थ्रू, इंट्रावेनसली रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है वो कौन सी है? डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन, जिसकी जो डोज है वो कितनी है? 10 to 20 mg, 6 to 6 आवरली ओरली, कि प्रत्येक 6 घंटे से अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। 10 से 20 मिलीग्राम इसकी डोज है और ओरल रूट के थ्रू अपन इसको डोमपेरिडोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड, जिसकी जो डोज है वो कितनी है? 10 mg TDS ओरली, 10 मिलीग्राम, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स इन ए डे ओरल रूट के थ्रू अपन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है? एंटी इमेटिक ड्रग्स। सो अपन ने इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड की है? फर्स्ट वन ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, सेकेंड वन ड्रग्स यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, थर्ड वन ड्रग्स यूज्ड इन डायरिया, और फोर्थ वन अपन ने क्या स्टडी की है? इमेटिक ड्रग्स, और फिफ्थ वन एंटी इमेटिक ड्रग्स। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम आर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।